नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल भारतीय राजनीति के और कूटनीति के भीष्म पितामह नटवर सिंह जी, जिन्होंने नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, राहुल गांधी को भी आप कह लें, सोनिया गांधी को कह लें, मनमोहन सिंह जी को कह लें, नरसिंह राव को कह लें, और राजीव गांधी के समय पूरी तरह राजनीति में कूदे भरतपुर का वो दृश्य मुझे आज भी याद है जब वो चुनावी मैदान में उतरे थे। हम उनसे बात कर रहे हैं कि भारतीय राजनीति का रंग और रूप कैसा है, कैसा था और कैसा रहेगा। नटवर सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका। और भारतीय राजनीति, कांग्रेस इसलिए चर्चा की, वैसे तो आप सब पार्टियों की नब्ज को जानते हैं, क्योंकि सबके साथ, आप अटल जी के साथ भी विचार विमर्श होता रहा, या बीजेपी के साथ भी ऐसी कभी वो कड़वाहट जैसी नहीं रही कि बिल्कुल जैसे कहते हैं। इस दृष्टि से कांग्रेस, जिसके लिए आप राजनीति में आए, इंदिरा गांधी चाहती थी राजनीति में आए, और मैं मौजूद था जब 84 में आप जब चुनाव वहां लड़े, राजीव गांधी के हेलीकॉप्टर से हम उतरे और देखा कि आपको राज्यसभा में लाना चाहिए था, लेकिन आप लोकसभा में आपको मैदान में खड़ा किया गया और आप जीत के आए। तो उस कांग्रेस को आप किस रूप में देखते हैं? वो कैसी कल थी इंदिरा युग में और आज कैसी है? देखिए, इंदिरा जी के ज़माने में 300 सीट थी लोकसभा में, राजीव जब बने तो 413 थी, आज है 52। 2014 में थी 42। ये देश के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान का इतिहास देखें सन 1885 से, तो सबसे महत्वपूर्ण पार्टी है, और पार्टी तो थी नहीं, कांग्रेस ने सब किया है। गांधी जी के आने के पहले कांग्रेस मास पार्टी नहीं थी, गांधी जी ने बना दिया मास पार्टी। और अब आप देखिए कि गांधी जी के चेले कौन थे। मोतीलाल नेहरू, CR दास, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद, बाबू राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस। अब इन सबको अपने साथ रखना सिर्फ गांधी कर सकता था। अच्छा, ये सातों के सातों दुनिया के किसी भी कैबिनेट में मेंबर हो सकते थे, इतने काबिल लोग थे और बड़े लोग थे। इन्होंने कुछ लिया नहीं, देश को दिया ही है। ये बहुत बड़ी बात हुई है। अच्छा, जब हमारी 15 अगस्त आया तो सब कहते थे कि भाई ये गाड़ी चलेगी नहीं, ये देश टूट जाएगा, क्योंकि भाषा अलग है, खाना अलग है, लिबास अलग है, साउथ इंडिया से कोई इतना कोई। ये हमारी बड़ी सफलता है हमारी डेमोक्रेसी की, कि ये देश टूटा नहीं है और ना टूटेगा। अच्छा, ये यहाँ के लीडरों की वजह से नहीं है, लीडरों को ज़रूर है, ये है भारत की जनता की वजह से। अब आप देखिए, असेंबली में एक तरफ वोट देते हैं, लोकसभा दूसरी तरफ देते हैं, गांव वाले भी। तो इनको ये पता है कि भाई क्या चलता है। तो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी जड़ नहीं लगी, हिंदुस्तान में जड़ लग गई है डेमोक्रेसी। तो मैं नहीं समझता कि हमारी देश से डेमोक्रेसी हटेगी, और कोई भी पार्टी आ जाए। डिटेल अलग हो सकती हैं, पर चाहे जनसंघ हो, चाहे कम्युनिस्ट आ जाए या कोई भी हो, डेमोक्रेसी को हटा नहीं सकते। मतलब कांग्रेस एक तरह से कल्चर है। हाँ, कल्चर है बिल्कुल। और देखिए, आज भी जैसे बीजेपी का एक अपना कल्चर है। हाँ, कल्चर है। आज भी चाहे यहाँ 52 सीट हो, आप चले जाइए मणिपुर, वहाँ आपको एक कांग्रेस में मिल जाएगा, झंडा लेके हो, साइकिल में घूम रहा है। आप चले जाइए त्रिवेंद्रम, वहाँ आपको एक कांग्रेस वाला मिल जाएगा, चाहे कम, यहाँ कम हो 52, बट कांग्रेस की सारे देश में। लेकिन आज जो बुरी स्थिति है, जो 50 सीट हो गई, राज्यों में भी लीडरशिप नहीं है, मैंने हेमंत बोगड़ा नहीं है, किरण तिवारी नहीं है, राजस्थान में बीजेपी की शेखावत नहीं, हरदेव जोशी नहीं है, जैसे आप शिवचरण माथुर नहीं रहे, जो जिस तरह से राज्यों में भी लीडरशिप थी कांग्रेस में इस समय। और आपने तो मनमोहन सिंह जी के समय देखा, उस समय भी मतलब लोग यही कहते थे कि भाई जैसे जो जनता से चुन के आए हैं, यदि वो होते तो शायद कांग्रेस और मजबूत होती। क्या कारण है कि कांग्रेस का पतन सत्ता में 10 साल रहते हुए तो हो गया पार्टी,
बैठ गई? देखिए ऐसा है कि एक तो लीडरशिप, अब देखिए कांग्रेस प्रेसिडेंट का चुनाव 22 साल से नहीं हुआ है। सोनिया 98 से बनी है। आप ही ने बनवाई? हाँ कालकुटा गार्डन में 4-5 लोग थे, उन्होंने करके बनवाया। उनके लिए थोड़ी वो नहीं चाहती थी, बस बनवा दिया हमने, कहा बन जाइए। तो कम से कम हर साल चुनाव तो होना चाहिए। फिर जो राज्य हैं उनमें भी हमारी हार हुई है और कोई लीडरशिप की जरूरत नहीं है, पर उसके बावजूद भी अब कल ही परसों ही शरद पवार साहब ने कहा कि भाई ये जो चाह रहे हैं हम के ममता और वो लोग के एक कोलिशन बना दें, बगैर कांग्रेस से कोई कोलिशन नहीं बन सकती। तो अभी भी बहुत ज़रूरत है कांग्रेस पार्टी की, और मैं नहीं समझता कि कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि अब ये बदलाव तो आएगी। श्रीमती सोनिया गांधी को उम्र 77 साल की हो गई है, तो नया तो कोई सिलसिला शुरू होगा। तो वो तो तय है कि राहुल गांधी, मतलब जो भी आवाज उठती है, जो बल जो उनसे विपरीत है वो छोड़ के चला जाता है। विपरीत मतलब जो कहता है कि भाई कुछ होना चाहिए। नहीं, सोनिया के जाने के बाद बदलाव आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं। आपको लगता है राहुल गांधी की लीडरशिप में कुछ आगे बढ़ सकेगी? नहीं, वो अब वो प्रेसिडेंट रहते, उन्होंने प्रेसिडेंटशिप छोड़ दी, बन गए थे प्रेसिडेंट, तो फिर इस्तीफा दे दिया प्रेसिडेंटशिप से। और फिर अभी तक तो कोई कांग्रेस में आया नहीं है, पर जब सोनिया जी नहीं रहेंगी, अब मैं चाहता हूँ भाई वो 90 साल की हों, 100 साल की हों, मगर फिर बदलाव आएगा, इसमें कोई राय नहीं। कांग्रेस को लेकर आप आशावादी हैं? लेकिन जो टकराव की नीति राहुल गांधी, मैंने ये कभी आपने कहा कि चरण सिंह जी जब थे और बाकायदा इंदिरा जी को वापस आया, कई लोगों के साथ जो बहुत जिन्होंने जेल भेजा उनके साथ भी संबंध रहे। इस समय जो कड़वाहट दिखती है, जो बिटरनेस जितनी है, उसमें कैसे कहीं कोई तालमेल की कोई गुंजाइश लगती है राजनीति में? ये लीडरशिप का वैक्यूम जैसा नहीं है? मैं बड़ी नाप तोल के आपको आपसे कहूंगा कि राहुल गांधी अगर कम बोले तो बड़ा फायदा होगा कांग्रेस का। हर रोज बयान दे देते हैं, गंभीर पॉलिटिशियन कम बोलना चाहिए। अब इंदिरा जी कम बोलती थी, आप मिलने जाइए, बात आप करेंगे, वो चुप बैठी रहेंगे। किस लिए? उनको पता था कि अगर मैंने कुछ कह दिया तो बाहर जाके ये कहेंगे कि मैंने तो सब इतनी बात करी है। तो इस लेवल के पॉलिटिशियन को इसलिए ये कहा जाता है कि इंदिरा गांधी भी कहती थी कि भाई प्रियंका में ज्यादा गुंजाइश है। प्रियंका गांधी भी अब तो मैदान में मतलब खुद सक्रिय हुई है उत्तर प्रदेश में। आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ज्यादा कांग्रेस के लिए और पार्टी परिवार के लिए भी ज्यादा लाभदायक हो सकती है अगर राहुल के मुकाबले में? अगर प्रियंका को 10 साल पहले ले आते फर्क पड़ता, इसमें दो राय नहीं। इट्स टू लेट। तब तो चर्चा भी थी ना 2011 में, हम लोगों ने भी छापा तक प्रियंका गांधी ले आते। कोई देखिए, अच्छी हिंदी बोलती है, अच्छी पर्सनालिटी है, शक्ल इंदिरा गांधी ऐसे लगती है, कम्युनिकेटर अच्छी है, बैठ जाएगी, उनके साथ रोटी खाएगी। अब उनके स्वभाव लोग समझते हैं ठीक है, पर्सनैलिटी अच्छी है, 2010 में ले आते तो अपने आप बढ़ जाती। इज टू लेट नाउ। लेकिन इस दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी, जो कि आपने जैसे कहा, आप तो तब भी नरेंद्र मोदी जी को वहां भी देखा या वहां संगठन में थे, फिर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, उस दृष्टि से जो हिंदू और हिंदुत्व भी और साथ में डेवलपमेंट, उनकी जो पॉलिसी जो है, तो भारतीय जनता पार्टी भी कुछ हद तक यदि उस हिसाब से कहें तो ये तो कम्युनिज्म वाली पॉलिसीज हैं। गरीब को अनाज मुफ्त में साल भर दे दिया, कैश दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं। तो आपको लगता है कि ये कौन सी पॉलिसी अपना रहे हैं? अपना राइट विंग वाला तो कहता है भाई, कहने को तो कहा ही जाता है अडवाणी अंबानी फलाना उनके हैं, लेकिन इनकी पॉलिसी तो सब ऐसी लगती है जो गरीबों का वोट जीतने के लिए। ये वोट कहिए या उनको उनके दुख दर्द को देखने के लिए है? देखिए, ये नहीं है कि ये कि मोदी जी की हर जगह चलती हो, और भी लोग हैं करते हैं। अब आप देखिए, ये इनको बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उत्तर प्रदेश में चुनाव के अंदर।
क्योंकि वोट तो कम होंगी, सीट कम होंगी, इसमें कोई दो राह तो है नहीं कि अब हो गए 8-10-9 साल इनके करने के लिए। तो इस पार्टी के अंदर भी आज से नहीं, शुरू से ही अटल बिहारी के ज़माने सोचिए, अडवाणी जी की सोचिए, नहीं थी। अच्छा, फिर ये पहली दफ़ा हुआ है कि बीजेपी की सरकार बनी है बगैर किसी की मदद के, अपने आप बनी है, पहली दफ़ा हुआ है ये। तो राज्यों में हुकूमत करना एक चीज़ है, केंद्र में हुकूमत करना दूसरी चीज़ है, क्योंकि हिंदुस्तान को समझना आसान बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अनुभव था, अब करीब करीब 100 से ज़्यादा साल हो गए, चाहे कितनी सीट कम हो, पर उनको पता तो है कि हिंदुस्तान है क्या, एक उनका विजन है इसके लिए। अब ये मुझे लगता है कि दोबारा आएंगे ये 24 के अंदर, 2024 में भी। हाँ, इसमें कोई दायर नहीं है, और कोई पार्टी है नहीं कर आगे। अच्छा, फिर देखिए, एक दफ़े आप सुनिए मोदी जी का भाषण और सुनिए राहुल गांधी का भाषण, तो कितना अंतर होता है इसके अंदर। तो प्रभाव तो होते हैं लोग, इसमें कोई प्रभाव तो होते ही लोग हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी सरकार फिर बनेगी। और मैंने जैसे आपसे अभी अर्ज किया कि बुनियादी तौर पर ये कोई बदलाव कर नहीं सकते हैं, कोई गुंजाइश नहीं है उसकी। अच्छा, जो आप नज़र किया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदुत्व को आगे बढ़ा रहे हैं, मगर मेरी राय में ये टेम्परेरी फेज है, क्योंकि उसको भारतवर्ष मंजूर नहीं करेगा, भारतीय जनता मंजूर नहीं करेगी। लेकिन भाजपा क्या कांग्रेस की तरह हो रही है, ऐसा लगता है कुछ हद तक? अभी टाइम लगेगा, टाइम लग जाएगा, क्योंकि सिर्फ इनको कि भारतवर्ष कितना पेचीदा देश है, इनके सारे लोगों को भी समझ में नहीं आई है। अब देखिए, इनका कैबिनेट ले लो आप मुझे 10 लोगों के नाम बता दो कैबिनेट में कौन है। तो इनको इसकी भी कमी है कि लोगों को लेना पड़ेगा जो समझते हैं कि भाई सरकार कैसे चलती है, ब्यूरोक्रेसी जोर पकड़ी तो करेगी। 7-8 के मैं नाम दे सकता हूँ कि जो काबिल लोग हैं वेस्टर्न के, वो सबको पता है उनके बारे में। पर जैसे उन्होंने अभी कैबिनेट की एक्सपेंशन की, तो किसी के आप नाम जानते हैं जो आए थे वहाँ? सब नए चेहरे थे। तो वो लोगों को ये सीखना पड़ेगा कि भाई सरकार चलाना आसान नहीं है। इतने बड़े देश के लिए पहले देश को समझो, समस्याओं को समझो, इस मुल्क का एक विजन अपने पास रखो जैसे कि रखा गया था, और लोगों से इतिहास पढ़ो। ये हिंदू और हिंदुत्व वाला जो मुद्दा है, क्या उससे ज्यादा सफलता मिलती है या गरीबों के लिए काम करने से मिलती है? नहीं, गरीबों से काम करने के लिए देखिए, क्योंकि सारे तो जो नहीं है कि हिंदुत्व में, अब मैं हिंदू हूँ पर मैं तो हिंदुत्व में तो समाज शामिल नहीं होता हूँ, इसका मतलब नहीं कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, ठीक नहीं हूँ। तो इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं वो कहते हैं कि भाई सेकुलर देश है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेकुलर है। अब इन लोगों को सेकुलर शब्द से चिढ़ है, उसका प्रयोग नहीं करते, वो पद निरपेक्ष कह देंगे। हाँ, तो फिर थोड़े दिन बाद आ जाएगा कि भाई ये इसके बगैर नहीं चलेगा। अब देखिए, यहाँ 30 करोड़ मुसलमान यहाँ रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, सिख रहते हैं, पारसी रहते हैं, बुद्धिस्ट रहते हैं, तो आप उनको अलग तो नहीं कर सकते। अच्छा, 20 करोड़ मुसलमान कहाँ जाएंगे? पाकिस्तान तो लेगा नहीं, बांग्लादेश तो लेगा नहीं, यहीं रहेंगे। तो इस दृष्टि से जो क्षेत्रीय दल हैं, रीजनल पार्टी, डीएमके उधर पूर्वोत्तर में या गोवा में, मतलब जो देश में या यहाँ भी समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी, उनका कितना मतलब आपको लगता है कि केवल व्यक्ति केंद्रित ही रहेंगी या वो कुछ अपना उनका टिका रह सकता है क्षेत्रवाद के नाम पर? देखिए, ये पार्टी तो रहेंगी, मगर जहाँ देश का सवाल आता है वहाँ सब एक हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मान लीजिए भगवान ना करे पाकिस्तान से जंग हो, एवरी इंडियन विल गेट टुगेदर,
हर पार्टी साथ हो जाएगी, जैसे हो गई थी सन 62 में, साथ हो जाएगी। क्योंकि जो समस्या है राज्यों की वो अलग अलग है, केंद्र की समस्या दूसरी है। अब उत्तर प्रदेश की फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, वो फॉरेन पॉलिसी तो केंद्र की होगी। हाँ, तो ये जानते हैं कि भाई ये जब फॉरेन पॉलिसी का सवाल आता है तो वो केंद्र का करेगा। चाहे डिबेट में कहते हैं कि साहब आपने वहाँ ये कर दिया वो कर दिया, मगर अगर जब बुनियादी तौर पर बहस होती है तो ये लोग अलग नहीं होते बिल्कुल। जैसे मैंने अभी कहा कि महाराष्ट्र की प्रॉब्लम है अलग है, यूपी की प्रॉब्लम अलग है, पर इसके बावजूद भी ये देश एक है, टूटा नहीं है। ये बड़ी खूबी की बात है। लेकिन एक समय था जो आपने देखा नजदीक से, नेहरू के समय से भी और इंदिरा गांधी के समय में, क्योंकि क्षेत्रीय स्थितियों में भी, मतलब चाहे तमिलनाडु में भी कांग्रेस की भी सरकार होती थी, केरल में भी होती थी, असम में भी होती थी, और भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में कर भी रही है, मतलब वो असम में भी कर रही है और तमिलनाडु के लोकल इलेक्शन में भी आई है। सो क्षेत्रीय हितों के, मतलब जो उनके इंटरेस्ट हैं, जो आपने कहा कि उनकी आवाज के लिए भी, लेकिन क्षेत्रीय नेता यदि रहे जो कांग्रेस में कभी थे, कामराज से लेकर के दूसरे, उस तरह के नेता बीजेपी के भी जो ये ग्रूम कर रहे हैं, चाहे एक्सपेरिमेंट करते हैं कि शिवराज चले या जो उनके पास नेता हो, जैसे मैंने चाहे जो अपनी ये आई थी महारानी वसुंधरा है, धीरे धीरे डेवलप किए, उसके बाद और कोई आ सकता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया है। तो जो क्षेत्रीय लीडर यदि बड़ी पार्टियों के, जो दो बड़ी पार्टी हैं, राष्ट्रीय पार्टी को कहते हैं कांग्रेस, और ये कम्युनिस्ट तो खत्म है लगभग, तो क्या उसके नेतृत्व तो उनका हो तो उससे फिर क्षेत्रीय दलों के हितों की, मैंने क्षेत्रीय जो हित है उनकी पूर्ति हो सकती है? अब जैसे लीजिए डीएम के ले लीजिए आप, तमिल बोलते हैं वो, पर वो देश के साथ हुए। एक जमाना था जब ये तमिलनाडु करेगी हम अलग हो जाएंगे इंडिपेंडेंट, पर हुए नहीं। शास्त्री जी ने जाके वहाँ कह दिया कि भाई ये ऐसे नहीं, आप यहीं रहिए। उनकी भाषा अलग है, कर्नाटक की भाषा अलग है, केरल की भाषा अलग है, पर काम तो चलता है। उनके मेंबर यहाँ पार्लियामेंट में बैठते हैं, वहाँ चुनकर आते हैं। तो अब पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हिंदुस्तान में चलती है, बहुत बड़ी बात है। अब देखिए 5 साल बाद चुनाव होता है, गोली नहीं चलती, जब नतीजा निकलता है तो सब मंजूर कर लेते हैं कि नहीं साहब के हम आए तो कर दिया। जैसे अमेरिका में सब कर दिया ट्रम्प साहब ने कि तो झूठा चुनाव हुआ है हमारा, यहाँ कोई नहीं करता, सब करते। ये बड़ी मेच्योरिटी है इसमें, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, तो इसका मतलब नहीं, मैं जो कह रहा था कि क्या इन बड़ी पार्टियां हैं ये अपने ऐसे रीजनल लीडर तैयार कर दें तो एक स्थान राष्ट्रीय पार्टियों को भी वहां मिल सकता है? नहीं बिल्कुल, और करना चाहिए। तो पहले इसीलिए तो होगा। ये नहीं, ये कैसे लोग पॉलिटिक्स में जाते हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि ठीक तरह के लोग आते हैं कि नहीं। मेरी पीढ़ी आई थी तो कॉर्पोरेट सेक्टर था ही नहीं, अब कॉर्पोरेट सेक्टर ले जाता है सबसे अच्छे लोगों को। जो पहले आते थे पॉलिटिक्स में, वो जा रहे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर। तो इसका कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा कि अब देखिए कहते हैं ना, अरे यार पॉलिटिशियन है क्या है, ये तो ऐसे ही लोग हैं। 60-70 पहले बरस कोई नहीं कहता था कि सब चोर हैं कांग्रेस के अंदर। अब कहते हैं भाई ये तो सब पॉलिटिशियन ऐसे ही हैं। भाई अगर पॉलिटिशियन नहीं होंगे तो गाड़ी कैसे चलेगी यहाँ? कॉर्पोरेट सेक्टर तो नहीं चलाएगा। चुनाव होते हैं तो किसी उससे कह दो, किसी पूंजीपति से भाई चुनाव लड़ लो, जमानत जब्त हो जाएगी। देखिए एक सुझाव था, मैंने भ्रष्टाचार का तो मुद्दा रहता ही है हर बार, वो शायद दुनिया में है, वो चीन और अमेरिका में भी आरोप तो लगते ही है भ्रष्टाचार के। भारत में जो अपराधियों को कई बार चुनाव आयोग ने भी सिफारिश की कि भाई जिसपे चार्जशीट हो जाए वो चुनाव न लड़ सके। आपको क्या उपाय लगता है कि अपराधी जो है वो कम से कम राज्यों में ज्यादा ही दिखाई देते हैं, केंद्र में तो नहीं आते सत्ता में उस तरह से, एक दो कोई इक्का दुक्का हो। लालू जी आए भ्रष्टाचार जेल रह करके, लेकिन अब जेल में अब गए, तो उन पर रोक हो सके, ऐसा क्या उपाय आपको लगता है चुनाव सुधार? ये गिराव तो हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। जवाहरलाल के जमाने में कोई नहीं था कि साहब ये क्रिमिनल है इसको टिकट दे दीजिए, इंदिरा जी के में नहीं हुआ। तो ये गिरा हुआ है और इसके लिए सारी पॉलिटिकल पार्टी को
सबको मिलकर ये करना चाहिए, भाई ये ठीक नहीं है, हम सब बैठ के बात करें कि किसी को टिकट नहीं मिलेगा कि जो या तो जेल में हो या उसने क्रिमिनल या मर्डर कर लिया हो। अभी तो काफ़ी परसेंटेज के लोग लोकसभा में हैं, इनके खिलाफ केस हैं। ये बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये सिर्फ जब हो सकता है जब सारी पार्टी मिले। नहीं, कानून बन सकता है। नहीं, कानून नहीं बन सकता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन में कर दीजिए 2/3 मेजॉरिटी लाकर कि भाई ये नहीं होगा, और करना चाहिए इससे। और वैसे अब देखा जाए तो जैसा आपने कहा, पूरे भारतीय लोकतंत्र का भविष्य आपको कैसा दिखता है? नहीं साहब, मुझे तो भविष्य ठीक दिखता है। मैंने कहा ना, जड़ डेमोक्रेसी की जड़ लग गई है, कोई हटा नहीं सकता। कोई भी पार्टी आ जाए हटाएगी नहीं। कम्युनिस्ट ने कोशिश कर ली, नहीं, लोकसभा में कौन क्या करते थे? जब एक जमाने में 63 हो गए थे, बंगाल में राजस्थान का कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं कर पाया। ये नहीं कह पाया कि साहब हमारी विदेश नीति अलग होगी, ये अलग होगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो सबको ये पता लग गया कि भाई ये प्रजातंत्र तो यहाँ रहेगा, यहाँ पर डिक्टेटरशिप नहीं हो सकती, क्योंकि भारतवर्ष के लोग मंजूर ही नहीं कर पाएंगे उसको। ये कोई नहीं कर सकता कि साहब चुनाव नहीं होंगे 5 साल के बाद। किसकी, कौन सी पार्टी कहेगी? राज्यों में कौन कह सकता है कि साहब 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद होंगे? सवाल ही पता नहीं होता। ये बड़ी खूबी है हिंदुस्तान की, और सारी जगह देश देख ली, ऐसा नहीं होता डेमोक्रेसी का। तो चलिए, भारतीय राजनीति में विश्वास, नटवर सिंह जी का जो राजनीति के भीष्म पितामह हैं, उनको विश्वास है कि लोकतंत्र मजबूत रहेगा। पार्टियां इधर उधर भी हो सकती हैं, लेकिन भारत की जनता में ताकत है और लोकतंत्र हमेशा मजबूत रहेगा। नटवर सिंह जी, आपसे बातचीत कर बहुत अच्छा लगा, बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हम अपने कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। अगली बार फिर एक नए मेहमान के साथ बात होगी। धन्यवाद, नमस्कार। अपनी राय इंडिया न्यूज़ पर आप जब भेजना चाहें इस कार्यक्रम को लेकर, हमारी बातचीत को लेकर, अवश्य भेजिए, हमेशा स्वागत है। धन्यवाद।